हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं योनो हेन को गले लगाए हुए कहता है कि आई लव यू सो मच। तो हेन कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तो योनो कहता है कि हाँ। तो हेन कहती है कि साथ मरना चाहोगे। तो योनो हैरान हो जाता है, उसको गले से पीछे हटाता और कहता है कि हैं। तो हेन कहती है कि ये मजाक नहीं है। तो योनो कहता है क्या तुम सच में ये चाहती हो। तो हेन कहती है कि अगर नहीं कर सकते तो ड्रामा मत करो। तो योनो हेन से कहता है कि तुम इधर आओ, इधर आराम से बैठो, मुझे बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। फिर अपने डिवोर्स पेपर को छुपाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, और क्या डॉक्टर ने सच में तुम्हें ऐसा कहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब हेन अपने डॉक्टर से बात कर रही होती है और डॉक्टर की बात सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब डॉक्टर के पास जाने के लिए वो बाहर आती है तो लिफ्ट के पास उसे योनो मिलता है और योनो को वो अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसे बताती है कि मैंने देखा है तुम्हारा कोई स्केड्यूल नहीं है, लेकिन योनो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। योनो के बिहेवियर से और ज्यादा वो टेंस हो जाती है। फिर जब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए आती है तो लोगों में चलते हुए जब टाइम को देखती है तो उसका टाइम बहुत ज्यादा जल्दी से चलना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो किसी बर्फानी इलाके में पहुंच जाती है। फिर इतने में हेन को अपने डॉक्टर की आवाज आने लगती है कि ये ट्यूमर आम ट्यूमर की तरह नहीं है, बाकी ट्यूमर की निस्बत ये बहुत हद तक फैल चुका है। तो हेन अपने डॉक्टर से कहती है कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर कब पहुंची, अभी तो मैं हॉस्पिटल की लॉबी में चल रही थी, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं टेलीपोर्ट हो गई हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं क्या ये आपको पहली बार हुआ है। तो हेन कहती है कि पिछली दफा मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और कभी कभी तो मैं चीजें रखकर भूल जाती हूँ। फिर फ्लैशबैक में हमें हेन को एक मीटिंग में दिखाते हैं और वहाँ से भी हेन अचानक से एक रेस्टोरेंट करके बताती है कि कभी कभी तो 10 मिनट बल्कि कभी कभी तो घंटे गुजर जाते हैं और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर हमें दिखाते हैं कि जिस दिन योनो ने हेन से कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है तो तुम लाउंज में आ जाना। तो हेन अपने ऑफिस में बैठी होती है, उसकी लिपस्टिक नीचे गिरती है, हेन सिर्फ नीचे से अपनी लिपस्टिक उठाती है तो इतने में ही घंटों बीत जाते हैं। इतने में हेन की सेक्रेटरी वहाँ पे आती है और कहती है कि आपने तो आज सर योनो से मिलना था ना, तो आप अभी तक यहाँ पर हैं। हेन कहती है कि मैं कई बार कई जरूरी मौकों पर भी नहीं जा पाई। योनो को देखने के लिए लाउंज में जाती है लेकिन योनो वहाँ पर नहीं होता। फिर डॉक्टर हेन से कहते हैं कि आप आखिर पहले हॉस्पिटल में क्यों नहीं आई। तो हेन कहती है कि मुझे लगा था कि ये सब कुछ थकावट की वजह से हो रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान अपने आराम करने पर दिया था और ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई दर्द हो रहा था। लेकिन कोई बीमारी है क्या। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे क्लाउड साइड ट्यूमर कहते हैं, ये एक रेयर ट्यूमर है और इस ट्यूमर के बहुत ज्यादा कम केसेस हैं और तुम ये समझो कि तुम्हारा केस कोरिया का पहला केस है। तो हेन कहती है क्या सर्जरी करवानी होगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं। तो हेन कहती है अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका केस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आम ट्यूमर्स की तरह इसकी शेप थोड़ी सी अलग है। आपका ट्यूमर ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स तक फैला हुआ है और ये बहुत ज्यादा फैल चुका है, इसलिए शायद आपके टेम्पररी मेमोरी लॉस के इश्यूज हो रहे हैं। आपको हेलुसिनेशन या पर्सन डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर अभी अपनी सारी बातें बता रहे होते हैं कि हेन को हर तरफ से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। हेन फिर से किसी बर्फानी इलाके में पहुंच चुकी होती है, उसे डॉक्टर की आवाज़ आ रही होती है कि प्रॉब्लम ये है कि इसका मेडिसिन से काम नहीं चल सकता और सर्जरी करना ये बहुत बड़ा रिस्क होगा और प्रॉब्लम यह है कि हम इसको आम ट्यूमर्स की तरह निकाल भी नहीं सकते। तो फिर डॉक्टर हेन को आवाज़ देने लगते हैं। तो डॉक्टर के बार बार आवाज़ देने से हेन दोबारा से होश में आती है। डॉक्टर कहते हैं क्या आप ठीक हैं। तो हेन कहती है कि मैं समझ गई। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या। तो हेन कहती है कि आप आम लोगों को नजर में रखते हुए ये सब कुछ कह रहे हैं, तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि इसमें कितना खर्चा होगा। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन हूँ। सुना है कि आप एक पेट्रियाटिक हॉस्पिटल बनाने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आपको कितना फंड चाहिए, क्योंकि मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ आज सिर्फ इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं आया है, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि सिर दर्द और मेमोरी लॉस की परेशानी को कम करने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन इसका इलाज लगभग नामुमकिन है। तो हेन चुप करने का इशारा करती है और कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो ठीक है, फिर आप मुझे बताइए कि मेरे पास कितना वक्त है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जिस तरह से ये ट्यूमर फैल रहा है मेरे ख्याल से आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। फिर हेन योनो से कहती है कि डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता है। तो योनो कहता है कि अगर डॉक्टर को नहीं पता तो आखिर किसको पता है। तो हेन कहती है कि मैं अपनी बॉडी को जानती हूँ। तो योनो कहता है कि तुम बिल्कुल किसी जिद्दी बूढ़ी औरत की तरह बातें कर रही हो। तो हेन कहती है कभी तुमने मुझे जंक फूड खाते हुए देखा है। तो योनो कहता है कि नहीं। तो हेन कहती है वही तो, आज तक मैंने कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया है और तुम्हें क्या लगता है ये रोज रूखी सब्जियां और स्ट्रिक्ट डाइट मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। अपनी डाइट में अच्छी रखती हूँ, योगा करती हूँ ताकि कोई भी परेशानी ना हो। जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते वहाँ पर मैं सांस नहीं लेती हूँ। बचपन से ही जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अपना पूरा ख्याल रखा है। तो योनो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम शांत हो जाओ। बहन कहती है हाँ, वो लोग जो कहीं भी शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कहीं भी सांस लेते हैं और जो चाहे वो करते हैं, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर मुझे क्यों हुआ। तो योनो कहता है अब इसका जवाब मैं तुम्हें कैसे दूं। तो हेन कहती है कि ठीक है, मान लिया मैं बीमार हो गई, लेकिन अब इसका इलाज क्यों नहीं है। लोग चांद पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगी, लेकिन मेरे दिमाग से एक छोटा सा ट्यूमर नहीं निकाल सकते। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। तो योनो कहता है कि अच्छा ठीक है, कल हम दोबारा से हॉस्पिटल चलते हैं और एक बार फिर से हम दोबारा चेकअप करवा लेते हैं। तो हेन कहती है कि इसका क्या फायदा। योनो कहता
है कि अगर उनसे कोई गलती हुई होगी तो हमें पता चल जाएगा ना। तो हिंद कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुम सही कह रहे हो। तो योनो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो कल हम चलते हैं और दोबारा से फिर से सारे टेस्ट हम करवाते हैं। मुझे लगता है कि तुम अभी भी कुछ परेशान हो, चलो तुम सब कुछ छोड़ो, इन सबको भूलो और जाकर सो जाओ। तो हिंद कहती है कि इस हालत में क्या मुझे नींद आएगी। तो योनो कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा शौक में हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज मैं सो पाऊंगा। फिर हमें अगले दिन योनो को दिखाते हैं जो कि बड़े मजे से सारी रात सोकर सुबह उठा होता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है और कहता है कि आज का दिन कितना अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज की दुनिया ही मेरी बदल गई हो, और गुनगुनाने लगता है। फिर खुद को देखते हुए कहता है कि अभी इतना खुश क्यों हो रहा है, जिंदा दफनाने वाली बात भूल गया क्या। गम दिखा, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, सिर्फ 3 महीने की बात है, उसके बाद मैं आजाद। फिर थोड़ा सा खुश होता है और कहता है कि अरे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा दुखी चेहरा बना। फिर योनो हेन के कमरे में जाता है तो हेन अभी भी सो रही होती है। तो कहता है कि ये क्या, वैसे तो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती है और आज अभी भी सो रही है, इसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर योनो आहिस्ता से आगे आता है और बेड को प्रेस करते हुए कहता है कि सुनो अभी 7 बज चुके हैं, लेकिन हेन फिर भी नहीं उठती। तो योनो फिर हेन का हाथ पकड़ता है, उसे ऊपर उठाता है और हाथ छोड़ता है तो हाथ वैसे ही नीचे गिर जाता है। तो योनो पहले तो डर जाता है, फिर उसकी सांसें चेक करने लगता है कि आखिर उसकी सांस आ भी रही है या फिर नहीं। पहले तो हेन की सांसों को हाथों से चेक करता है, फिर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है क्या इसका दिल धड़क रहा है या फिर नहीं। तो योनो ये करते हुए हेन के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। तो हेन अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो योनो डर के मारे उसको किस कर लेता है, फिर कहता है कि मॉर्निंग किस, गुड मॉर्निंग। फिर हेन कहती है कि क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हारी स्किन भी चमक रही है, लगता है तुम सारी रात बहुत अच्छे से सोए हो, मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। तो योनो घबराते हुए कहता है कि क्या तुमने क्या क्या कहा, मेरी स्किन चमक रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलत लग रहा है। तो हेन वहाँ से उठती है और वॉशरूम चली जाती है। फिर योनो भी अपने रूम में जाने लगता है। फिर जब योनो और हेन ऑफिस जा रहे होते हैं तो हेन कहती है क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानते हो, तो अगर ये बात फैली तो मैं समझ जाऊंगी कि ये काम तुम्हारा है। तो योनो कहता है कि ठीक है मैं ये बात समझ गया, लेकिन क्या तुम ये बात किसी और को बताने भी नहीं वाली हो। तो हेन कहती है कि नहीं। तो योनो कहता है कि तुम्हें फैमिली में किसी को तो बताना होगा ना। तो हेन कहती है कि नहीं, उनको इस बात का हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। तो योनो कहता है कि देखो मुझे लगता है। तो हेन उसकी बात को टोकते हुए कहती है कि देखो मैं 1 ट्रिलियन क्लब का बहुत जल्दी हिस्सा बनने वाली हूँ और मेरी मंजिल बहुत करीब है, और दादाजान ने स्टोर की जिम्मेदारी मुझे देते हुए कहा था कि अगर मैंने 1 ट्रिलियन वॉन की सेल कर ली तो वो स्टोर को पापा के बजाय मुझे देंगे। तो तुम क्या मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो। तो योनो कहता है क्या यही वजह है सबको कुछ भी ना बताने की। तो हेन कहती है कि जब मुझे जुकाम होता था तो मेरा भाई 4 डॉक्टर से ये कंफर्म करवाता था कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं है, और मेरी मॉम तो उस डॉक्टर को मार ही डालेगी, और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं मरने वाली हूँ तो वो लोग मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे, और मैंने जो साम्राज्य खड़े किया है उसे मेरे सारे रिश्तेदार खा जाएंगे, तो मुझसे मेरा हक कोई भी नहीं छीन सकता, मेरी मौत भी नहीं। फिर हमें सोजल और दाई को दिखाते हैं। सोजल कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो दादाजी ने हमें ब्रेकफास्ट से पहले ही यहाँ पर बुला लिया है, क्या दादाजी ब्रेकफास्ट से पहले ही मुझ पर चिल्लाकर अपने रात का खाना बचाना चाहते हैं। तो दाई कहती है क्या तुम थोड़ा सा शांत रहोगे। सोजल कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें याद है ना कि मैं न्यूयॉर्क ऑर्गेनिक कॉफी ब्रांच लॉन्च करने वाला था। तो दाई कहती है कि अच्छा वही जिसकी डील क्रैक करने का तुमने दादाजी से वादा किया था। तो सुशील कहता है कि हाँ, लेकिन वो डील हाथ से निकल गई, उन लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा और दूसरे बंदे के साथ जाकर डील कर दी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। और तुम्हें क्या लगता है क्या उनको इन सब के बारे में पता चल गया होगा। मुझे लगता है कि उनको अभी अभी ये सब कुछ पता चला होगा। दाई कहती है कि तुम डरो मत, वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो सुशील डरते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो जो कुछ भी था वो मेरे हाथ में नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। तो दाई कहती है कि वो तुम्हारे दादाजी हैं, कोई शैतान नहीं है, तो तुम कॉन्फिडेंस उनसे बात करो। तो सुशील कहता है ठीक है, और फिर वो दाई को लेता है और अंदर चला जाता है। फिर चेयरमैन हो को दिखाते हैं जो कि सुशील पर चिल्ला रहे होते हैं कि अब तूने ये क्या कर दिया। तो सुशील कहता है कि दादाजी ये डील धोखे से हाथ से चली गई। तो दादाजी कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, अब कौन सी डील तुम्हारे हाथ से चली गई। तो सुशील कहता है कि न्यू ईयर ऑर्गेनिक कॉफी ब्रांड की डील, क्या आप उसकी बात नहीं कर रहे। तो दादाजी कहते हैं कि अरे गधे, इस साल तुम्हारी कंपनी ने कॉर्पोरेशन टैक्स 8 बिलियन ज्यादा भरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। योनो के लॉ डिपार्टमेंट को अभी अभी ये बात का पता चला है और अब वो लोग रेटिफिकेशन क्लेम करने वाले हैं। अगर योनो ना होता तो हमारे 8 बिलियन वॉन का नुकसान हो जाता, और तुम्हारा फाइनेंस डायरेक्टर वो तुम्हारी बीवी का भाई है ना, तो निकाल फेंक उसे, तब तो तू बड़ी
बड़ी हाँक रहा था कि ऑर्गेनिक कॉफी की डील मैं चुटकियों में लेकर आऊंगा, तो अब ये डील तेरे हाथ से कैसे निकल गई? हाँ, तो आखिर इतना नकम्मा कैसे हो सकता है? तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, तो आखिर अपनी बहन से कुछ क्यों नहीं सीखता? तुझे शर्म आती है? तो सुशील बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो दादाजी कहते हैं कि अब तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तेरे मुंह में जुबान है या नहीं? अब मुंह में दही जमा के रखा है तूने, बोल। तो सुशील लंबी लंबी सांसें लेते हुए बहुत मुश्किल से बोलता है, कहता है कि दादाजी मैं बोलना तो चाहता हूँ कि लेकिन मेरी सांस। तो दादाजी कहते हैं कि बोल, अब तू बोल क्यों नहीं रहा? तो सुशील इतने में नीचे गिर जाता है और आराम से सांस लेने लगता है। तो दादाजी कहते हैं कि अरे क्या हुआ तुझे, चल जल्दी उठना। फिर सुशील को दिखाते हैं जिससे कि ड्रिप लगी हुई होती है। इतने में सुशील की मोम उसके पास आती है, तो दाई उसे बताती है कि डॉक्टर का कहना है कि शायद ये पैनिक अटैक था। तो सुशील की मोम कहती है कि ये तुम्हारा क्या हाल हो गया, डैडी जी ने तुम्हें इतना डांटा कि तुम्हारा ये हाल हो गया। तो सुशील कहता है कि सब गलती जीजा जी की है, आखिरकार उनको इतने अच्छे से काम करने की क्या जरूरत है? तो दाई कहती है कि मुझे माफ करना मामा, ये सारा कुछ मेरी परिवार की वजह से हुआ है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तो सुशील कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, और वैसे भी फाइनेंस सेक्रेटरी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ये गलतियां तो होती ही रहती है, और वैसे भी ये 8 मिलियन वॉन कौन सी बड़ी बात है? तो सुशील की मॉम कहती है कि बस 8 मिलियन वॉन, बस 8 मिलियन वॉन के लिए दादाजी ने तुम्हारा ये हाल कर दिया? और कहाँ है योनो, तुम बताओ मुझे। फिर हमें हेन और योनो को डॉक्टर के पास दिखाता है। डॉक्टर उनसे कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी पहले की तरह बिल्कुल सेम ही है। तो योनो कहता है कि आपका क्या मतलब है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, एग्जैक्ट 3? तो डॉक्टर कहते हैं कि एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। तो योनो कहता है कि आप एक डॉक्टर है, आप एक एग्जैक्ट क्यों नहीं बता सकते? मैंने सुना है कि आप 30 साल से ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं, तो आखिर एग्जैक्ट बताने में क्या मसला है? तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि कितना टाइम बचा है मेरी बेबी के पास। तो इतने में हेन कहती है कि बहुत हुआ, चलो यहाँ से। तो योनो कहता है कि नहीं हेन रुको, मैं जाना चाहता हूँ। तो हेन कहती है कि ठीक है फिर तुम यहीं पर रुको, मैं जा रही हूँ। हेन के जाने के बाद योनो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होगा अगर आप मुझे एग्जैक्ट डेट बता दें, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। फिर हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए हेन वहाँ पर एक लड़की को व्हील चेयर पर बैठे हुए देखती है, जिसे देख कर हेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हेन कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं सबसे अलग हूँ। फिर हेन अपनी कंपनी में वापस आती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम भी आई हुई होती है। तो हेन कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर योनो अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा, और वो ऑफिस में ही है ना? तो हेन कहती है कि क्या बात हुई है, पहले आप मुझे बताइए। तो हेन की मॉम कहती है कि सोचू ने टैक्सी ज्यादा भरा था ना, इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई थी, वो इस मामले को आराम से संभाल भी तो सकता था, दादाजी को बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे भाई का क्या हाल हुआ है? तो हेन कहती है कि उन्हें खुद पता चल गया होगा, योनो आखिर उन्हें क्यों बताएगा? तो हेन की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ, तुम्हें नहीं उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा होगा? तो हेन कहती है कि मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए वक्त नहीं है, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तो हेन की मॉम कहती है कि तुम्हारे भाई को पैनिक अटैक आया था। तो हेन हंसती और कहती है कि अच्छा तो मामा आप तो डर गई होंगी है ना, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया है कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है, तो क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगी कि मुझे क्या हुआ है? तो हेन की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम छोटा या बड़ा कुछ भी हो संभाल लेती हो, तो ये भी तुम संभाल ही लो। तो हेन कहती है कि ठीक है ये भी मैं खुद ही संभाल लूंगी, और आप अब घर जाइए, आपको पता है ना कि लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो हेन की मॉम कहती है कि मुझे पता है, तुम मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ, और मैं योनो से मिलने के लिए आई हूँ। तो हेन उनके आगे आती है और कहती है कि आपको मैंने कहा है ना कि आप यहाँ से चली जाएं और हमें तंग करना बंद कर दें, वरना मैं आपके बेटे का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी अपनी हालत ही खराब ही क्यों ना हो जाए, उसे मैं बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगी। तो हेन की मॉम कहती है कि क्या? तो हेन कहती है कि उसकी जिंदगी को मैं नरक बना दूंगी। तो हेन की मॉम कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ खरी बस देखती रहूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें योनो को उसके फ्रेंड यानकी के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। योनो से कहता है कि तुम्हें इससे अच्छी जगह नहीं थी मिली? तो यानकी कहता है कि मुझे अपने लॉ डिपार्टमेंट में किसी पे भी इतबार नहीं है, इसलिए मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पर भीड़ ज्यादा हो ताकि हमारी सेफ्टी हो। तो योनो कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा सेफ्टी किस लिए चाहिए? तो यानकी कहता है कि तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि तुझे कुछ पता ही ना हो, क्या तुझे पता नहीं है कि क्वींस के खिलाफ जाने में मुझे कितना मुश्किल हो रहा है? तो योनो कहता है कि तू आखिर ऐसा करना ही क्यों चाहता है? तो यानकी कहता है कि उस दिन तुझे ऐसे रोता हुआ देखकर मेरा दिल पिघल गया, और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुझे तलाक दिलवाऊंगा और मैं तुझे आजाद करूंगा। रेस्टोरेंट में जो तमाम लोग यानकी को देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बात क्या कर रहा है? तो योनो कहता है कि देख बात दरअसल ऐसे है। तो यानकी कहता है कि बस अब तो रहने दे, मैं तेरे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। तो योनो कहता है कि पर अब इस सब की अब जरूरत नहीं है। तो यानकी कहता है कि जरूरत है। तो योनो कहता है कि नहीं अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो यानकी कहता है कि क्या डिवोर्स नहीं चाहिए? कमाल है, उस दिन तो तू कह रहा था कि तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो योनो कहता है कि वो क्या है ना कि पहले मुझे लग रहा था कि इन सबसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब तो रास्ता खुद ही बन रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं और बर्दाश्त कर लूंगा। तो यानकी कहता है कि तू क्या बक रहा है, मुझे जरा डिटेल में बता। तो योनो कहता है कि वो क्या है ना कि अब ऊपर वाले ने मुझे खुद ही आजाद होने का एक रास्ता दे दिया है, और अभी मैं तुझे बस इतना ही बता सकता हूँ। तो यानकी कहता है कि अरे तू क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो योनो टिश्यू पे कुछ लिखता है और यानकी को देता है, और यानकी उसको ऐसे छुपाते हुए पकड़ता है कि जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट हो जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और टिश्यू पे लिखा होता है कि तुम हांगकांग के पार्किंग लॉट में मुझे 30 मिनट में मिलो। फिर उन दोनों को पार्किंग लॉट में दिखाते हैं। यानकी कहता है कि हाँ बता क्या हुआ। तो योनो कहता है कि इस बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, और अगर ये बात फैल गई तो मैं समझ जाऊंगा कि ये तूने किया है। तो यानकी कहता है कि अरे यार जो भी बताना है तो बताना यार। फिर वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर आते हैं
और योनो यानकी को सब कुछ बता देता है। तो यानकी कहता है क्या सच में ऐसा है? तो योनो कहता है कि हाँ, मैं उसको डिवोर्स के पेपर देने ही वाला था कि उसने मुझे ये बात बताई कि उसके पास सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, और ये बात मैंने खुद जाकर डॉक्टर से कंफर्म भी की है। तो यानकी कहता है कि अरे यार हद है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बात में मैं रिएक्ट कैसे करूँ। फिर कहता है कि चल ठीक है, चल अब हाथ तो मिला। तो योनो कहता है कि अरे नहीं, हाथ नीचे कर। फिर यानकी कहता है कि माना कि तेरे हालात थोड़े से संजीदा हैं, लेकिन देख तो जरा तेरी किस्मत कैसी है, देख तो जरा उससे पीछा छुड़वाने के लिए तेरा कोर्ट भी साथ दे रहा है। अगर तू उसको डिवोर्स देता तो तुझे एक टूटी कोड़ी भी न मिलती, लेकिन अब तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा। इसका मतलब है कि तू क्वीन का मालिक हो जाएगा। तो योनो कहता है क्या तुझे इतना आसान लगता है कि ये सब कुछ? तो यानकी कहता है कि हाँ, इसमें क्या है, क्या तूने कोई प्रीनप साइन किया हुआ है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा? और मुझे पता है ये प्रीनप किसी काम के नहीं होते, और मुझे यकीन है कि उसने अपनी वसीयत में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। तो योनो कहता है कि हाँ, उसने लिखा है अपनी वसीयत में ऐसे। तो यानकी कहता है क्या सच में? तो योनो कहता है कि हाँ, उसने वसीयत शादी से पहले ही लिख दी थी और उसको नोटराइज भी करवा दिया है, तो इसलिए तो वो सब कुछ तो भूल ही जा। तो यानकी कहता है कि क्या यार, मुझे लगा था कि तू बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन तेरी भी फूटी ही किस्मत है। तो योनो कहता है कि अरे छोड़ना यार, मैं तो बस इस बात से ही खुश हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर बिना किसी नुकसान के मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। फिर यानकी चुटकियां बजाते हुए कहता है कि 1 मिनट जरा तू सोच के देख के आगे ऊपर वाले ने तुझे 3 महीने का वक्त ही क्यों दिया? फिर कहता है योनो, बल्कि अटर्नी योनो, चलो हम दोनों एक वकीलों की तरह बात करते हैं। उसके पास अभी 3 महीने हैं और वो 3 महीने में अपनी वसीयत दोबारा भी तो लिख सकती है ना? तो तुम्हें उसे ये सोचने पर मजबूर करना होगा कि अरे बाप रे, मेरा शोहर मुझसे इतना प्यार करता है और वो अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर देगी और फिर तो क्वींस का मालिक बन जाएगा। तो योनो कहता है जरा सही से समझा। यानकी कहता है कि देख, तेरे पास 3 महीने हैं, आर्मी में तूने 2 साल गुजारे हैं, तो ये 3 महीने तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उसको इतना प्यार दिखा कि उसके दिल से निकले कि मेरा पति कितना प्यारा है। तो योनो उसे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं इतना मतलबी इंसान हूँ? तूने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि योनो बहुत प्यारा फ्लावर्स का बुके लेके हेन के पास पहुंचा होता है। तो हेन उसको बस देख रही होती है और कहती है कि ये क्या है? तो योनो कहता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हेन कहती है तो योनो कहता है कि तुम्हें याद है 2 साल पहले मैंने एक रेस्टोरेंट बुक करवा कर तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश की थी, लेकिन तुम नाराज हो गई थी और मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया था। और पिछले साल मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था, तो तुम इस बात पर भी नाराज हो गई थी और तुमने मुझसे पूछा था क्या मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ? तो हेन कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ? तो योनो कहता है कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने सोचा कि इस बार तुम्हें ये फूल दे। तो हेन कह रही है कि एक दूसरे को फूल देने में क्या वाकई में हम लोग अपनी शादी से खुश हैं? तो योनो कहता है कि तुमने सही कहा, हमारा रिश्ता कोई इतना खास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आज का दिन तो हम खुशी से मना सकते हैं। फिर हेन को बुके देता है और कहता है कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। फिर हमें ग्रेस को दिखाते हैं जो एक औरत से पूछ रही होती है कि तो फिर मुझे बताओ, क्या वो लोग आपस में आजकल लड़ नहीं रहे? तो वो कहती है कि नहीं, आजकल वो आपस में लड़ते नहीं है, बल्कि उन दोनों में तो बनने लगी है। तो ग्रेस कहती है कि हैं बनने लगी है? तो वो कहती है कि हाँ, योनो अब उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, जबकि पहले वो ऐसा नहीं करते थे। फिर योनो हेन को खाने के टेबल पे दिखाया जाता है। योनो कहता है कि इस टेबल पर 10 लोग बैठ सकते हैं ना? तो हेन कहती है कि नहीं, 12 बैठ सकते हैं। तो योनो अपना खाना उठाता है और कहता है कि लेकिन हम तो बस 2 ही हैं। और हेन के पास वाले चेयर पर खाना रखता है और कहता है कि तो हम दूर क्यों बैठे? तो हेन उसको बस देख रही होती है और कहती है कि क्या हुआ? योनो कहता है कि आज से हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर हमें हेन को, योनो को और बाकी सबको अभी मीटिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर हेन को खांसी होती है। तो योनो बहुत ही टेंशन में उसके पास आ जाता है और उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? तो हेन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो योनो कहता है तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं संभाल लूंगा। और सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। तो हेन कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो योनो कहता है पक्का तुम ठीक हो? तो हेन कहती है कि हाँ, और एक जरा सी खांसी के लिए क्या तुम एम्बुलेंस बुलवाओगे? फिर हेन के डैड कहते हैं कि क्या हम मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? तो योनो कहता है कि हाँ हाँ, और सेक्रेटरी से कहता है कि एम्बुलेंस को कैंसिल कर दो। फिर हमें मीटिंग के बाद सुचो को एक कंपनी के मेंबर के साथ दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि योनो को क्या हो गया है? तो सुचिल कहता है कि कुछ नहीं, बस वो अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर तो वो कुछ ना करता तो मेरी बहन तो उसको ताने सुना सुना के मार ही देती कि मुझे खांसी आई और तुमने कुछ नहीं किया। और बेचारा योनो डर डर के अपनी जिंदगी गुजार रहा है। फिर हेन को दिखाते हैं जो कंपनी से बाहर अपनी गाड़ी का वेट कर रही होती है। इतने में ही पीछे से योनो आता है और उसको अपना कोट पहना देता है और कहता है कि तुम अंदर इंतजार क्यों नहीं कर रही? तुम्हें देखा नहीं बाहर इतनी सर्दी है? सेक्रेटरी उन्हें बहुत ही अजीब नजर से देख रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। योनो हेन के चेहरे को हाथ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो पूरी ठंडी हो रही है, आखिर तुमने अंदर इंतजार क्यों नहीं किया? तुम बाहर क्यों आ गई? हेन के हाथों को पकड़ता है और अपने पॉकेट में डालता है और कहता है कि देखो तो तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, अगर तुम्हें बुखार बुखार हो गया तो? और फिर सेक्रेटरी ना से पूछता है कि सेक्रेटरी आखिर गाड़ी आने में और कितना टाइम लगेगा? तो सेक्रेटरी कहती है कि बस आ ही रही होगी। योनो हेन से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो सेक्रेटरी कहती है कि अगर आप कहें तो मैं एम्बुलेंस बुला लूं। इतने में पीछे से गाड़ी आ जाती है। फिर योनो हेन को गाड़ी में बिठाता है और दरवाजा भी खुद बंद करता है। सेक्रेटरी ना कहती है कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है, ये दोनों तो लड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं।
फिर योनो और हेन जब दोनों गाड़ी में होते हैं तो हेन कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ज्यादा नाटक मत करो। तो योनो कहता है कि हेन ये तुम क्या कह रही हो, मुझे नाटक वाटक करना वैसे भी नहीं आता। तो हेन योनो को कहती है कि अपनी हद में रहो। तो योनो सिमट कर अच्छे से बैठ जाता है और फिर हेन से सॉरी कहता है। फिर हमें योनो की बहन मीसू को दिखाते हैं जिसके पॉलर में औरतें बैठी हुई योनो के बारे में बातें कर रही होती हैं और उसकी किस्मत पर रश कर रही होती हैं। और उन सब की बातें सुनकर मीसू को गुस्सा आ रहा होता है। उसके सामने जो लेडी बैठी हुई होती है उसके बाल जोर से खींच रही होती है और कहती है कि सॉरी गलती से हो गया। तो वह कहती है कि मीसू मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी शायद इज्जत इसीलिए नहीं करती क्योंकि हम तुम्हारे ही गाँव में से हैं। तो पीछे बैठी हुई दोनों लेडीज भी कहती हैं कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। कहती है कि मुझे सच सच बताओ, जब हम तुम्हारे भाई के बारे में बातें करते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है ना। तो मीसू कहती है कि नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई सबसे ज्यादा बेस्ट है। फिर वो डिवोर्स की बातें करने लगती है और कहती है कि इनकी डिवोर्स इसलिए हुई थी क्योंकि उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं करता था। तो मीसू कहती है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो हर जगह यही पर हो रहा है, सीरियल में आजकल ये बकवास बातें तो दिखाते रहते हैं, अरे हमें तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो वो कहती है कि अरे अब उसकी माँ क्या करेगी, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तो शर्म के मारे किसी को अपना मुंह ही ना दिखाती। और वैसे भी जब स्टेटस मैच ही ना करता हो तो ऐसी शादियां बहुत ही कम चलती हैं। और फिर कहती हैं कि वैसे हर जगह ऐसा नहीं होता। और मीसू से पूछती हैं कि योनो का सब ठीक चल रहा है ना। तो मीसू कहती है कि सब ठीक ही नहीं बल्कि सब बढ़िया चल रहा है उनका। तो वो कहती है कि हाँ वैसे ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना कि शहर के लोग हम गाँव के लोगों को कैसे नीची नजरों से देखते हैं, और उसका ससुराल वाले तो वैसे ही बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। तो मीसू कहती है कि नहीं मेरी भाभी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो वह कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन वो तुम्हारे पापा के जन्मदिन पर क्यों नहीं आए, तुम्हें पता है कि तब से ही लोग बहुत ज्यादा बातें बना रहे हैं। तो मीसू कहती है कि क्या बातें बना रहे हैं। तो वह कहती है कि लोगों का कहना है कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो मीसू कहती है कि जो लोग खुद ऐसे है ना वही लोगों की पार्टीज में जाकर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मेरी भाभी हम सबसे इतना प्यार करती है कि हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो अपने बाल लाइक करवा रही होती है वो कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तो मीसू कहती है कि नहीं तो मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा है। तो वो कहती है कि फिर मुट्ठी इतनी जोर से क्यों बांध रखी है, किसी को मारना है क्या। तो मीसू अपने हाथों से चीजें फेंकती है तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे क्या हो रहा है। तो मीसू कहती है कि मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि तुम ऐसी चीजों को मत फेंका करो, और अपने डॉगी के बारे में बात करते हुए कहती है अगर पिंकी ये सब कुछ देखेगी तो वो आखिर क्या सीखेगी। फिर हमें योनो की फैमिली को एक साथ दिखाते हैं। मीसू कहती है कि योनो तो बेवकूफ है, वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा है, उसको लगता है कि उसने लॉयर बन के पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया है, और उसको लगता है कि उसके ससुराल वाले उसकी हालत खराब कर रहे हैं। अब इतने बड़े ससुराल में शादी हुई है तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। तो योनो का बड़ा भाई युनताई कहता है कि मैं तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी खुद को अच्छे से जलील करने देता हूँ। तो मीसू कहती है कि वो क्यों। तो वो कहता है कि वो इसलिए ताकि वो अगले महीने में मेरे पास ही आए। मीसू कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा पार्लर इतना बिजी क्यों है, क्योंकि मैं तारीफें करती हूँ इनकी कि अरे दीदी आपके बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, अरे आप तो इन बालों में 10 साल जवान लगती हो। ये सब कुछ करती हूँ मैं, फिर जाकर मेरा पार्लर चलता है। युनताई कहता है कि काश के योनो को भी ऐसा सब कुछ बोलना आता। तो योनो के डैड कहते हैं कि हे ऊपर वाले, हमने ही योनो को इतने नाजों से पाल के रखा है। मीसू अपनी माँ से कहती है कि माँ आपको नहीं लगता कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो उनकी डिवोर्स हो जाएगी। तो योनो की माँ कहती है कि इसमें फिर क्या है, अगर वो इस शादी से खुश नहीं है तो क्या फिर वो मर जाए, तो इसलिए डिवोर्स होना ही बेहतर है। फिर हम हेन की सारी फैमिली को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, उनके शेफ्स उनकी हेल्थ के हिसाब से उन सबको उनका खाना देकर जाते हैं। फिर हेन अपने पापा से पूछते हैं कि आखिर दादाजी यहाँ पर क्यों नहीं है। तो वो बताते हैं कि सुबह उनका हेल्थ चेकअप है इसलिए वो आज डिनर नहीं करेंगे। तो हेन की मॉम कहती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो डैडी जी कम से कम 120 साल जिएंगे। फिर सुशील कहता है कि आखिर मुझे मीट क्यों नहीं दिया गया। तो दाई कहती है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है ना। तो सुशील की मॉम उसको एक मीट का पीस दे देती है और हेन से कहती है कि हेन सुनो, तुम्हें सुबह कोर्ट का नोटिस आ सकता है, मैंने अपनी जमीन को लेकर तुम पर केस किया है, तुम्हारे एक डिपार्टमेंट का स्टोर मेरी जमीन पर है इसलिए मैं तुम पर केस कर रही हूँ। तो हेन कहती है कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी तो इस पर बात हो चुकी थी और आखिर मैंने एक छोटा सा हिस्सा ही तो लिया है। तो हेन की मॉम कहती है कि क्या तुम जानती नहीं कि दुनिया की हर जंग एक छोटी सी हिस्से से ही होती है। तो हेन कहती है कि लेकिन आपने उस वक्त मुझे इजाजत दी थी। तो हेन की मॉम कहती है कि मैं तो मान गई थी, लेकिन मेरे वकील ने मुझे साफ मना कर दिया है, लोग कहेंगे कि मैं परिवार वालों को लेकर नरमी से पेश आती हूँ और वैसे भी गिफ्ट टैक्स में भी मसला आ सकता है। तो हेन कहती है कि आप ये बात अब कर रही हैं जब मेरी बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो हेन की मॉम कहती है कि स्टोर की ओपनिंग तो नहीं हुई ना। तो हेन कहती है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं स्टोर की ओपनिंग के बजाय उसको तोड़ दूं। तो हेन के डैड कहते हैं कि हेन तुम्हारी माँ ऐसा कुछ भी नहीं चाह रही है, बस वो सेटलमेंट चाहती है। और फिर वो योनो से कहते हैं कि तुम हेन के साथ इस केस पर बैठो और इसका कोई अच्छे से हल निकालो। तो हेन गुस्से से खड़ी हो जाती है और स्ट्रेस की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं और अपने डैड से कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं डर जाऊं और अब मैं पीछे हट जाऊं, आपने मुझसे कहा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा और अब सीधा मुझ पर केस करके मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हेन की मॉम बोलने लगती है तो योनो बोलना शुरू कर देता है। तो हेन की मॉम कहती है कि योनो अब तुम मेरी बात काटने लगे। तो योनो कहता है कि मैं
माफी चाहता हूँ। और अगर आपने हमारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर ही दी है तो आपको हमारी तरफ से भी जल्दी ही रिटर्न आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद मीडिया से छुपाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है और स्टॉक प्राइसेस भी गिर सकती हैं। तो हमें दादाजी को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए। तो इनकी मॉम कहती है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तो योनो कहता है कि ठीक है। फिर इनके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हम लोग आपसे इजाजत चाहते हैं। और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तो योनो कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वालों को पता चले। तो हिन कहती है कि फिर क्या हुआ। तो योनो कहता है कि तुम अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रही हो कि तुम्हारे हाथ कांपने लग गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो हिन कहती है कि हाँ, उन्हें गड़बड़ तो जरूर लगी होगी, लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने मामा की बात को काट के सबके सामने झूठा प्यार जताने की कोशिश की। और अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि उन्हें शक दिलाने का काम तो तुम कर रहे हो, तुम पहले जैसे ही रहो। फिर हिन लिफ्ट से चली जाती है। फिर हमें योनो को यानकी के पास दिखाते हैं। योनो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो समझेगी। और वो दोनों लड़के भी योनो के पीछे ही होते हैं। हम दोनों एक अरसे से एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह रह रहे थे और अब एकदम से उसके इतने पास जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यानकी कहता है कि जो तू काम पहले किया करता था तुझे बस अभी भी वही करना है। तो योनो कहता है कि क्या। तो यानकी कहता है कि प्यार। तो योनो कहता है कि हाँ, लेकिन वो तो पहले। तो यानकी कहता है कि ऐसा लगता था कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। वो तुझसे हेलीकॉप्टर में मिलने के लिए आई थी और तेरे लिए वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ पड़ी थी और तू भी कम नहीं था, तेरी आंखों में भी उसके लिए बहुत प्यार था और तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल थे। तुम दोनों को जब भी देखो एक दूसरे के साथ चिपके ही रहते थे। योनो कहता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। तो यानकी कहता है कि अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम पानी में कभी ना मर रहे, इसके लिए हम तैरना सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम तैरना छोड़ देते हैं कुछ अर्से के लिए तो हम वो भूल जाते हैं, बल्कि जब कभी हम पानी में गिरते हैं तो हमारा शरीर खुद ही तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी जानती है कि उसे तैरना कैसे है। लोग कहते हैं कि लोग प्यार में डूबते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम प्यार में तो तैरते हैं। तो योनो कहता है कि इस बात का तैरने से क्या लेना देना है। तो यानकी कहता है कि दोनों एक ही तो हैं, कि शरीर और दिल अलग अलग हैं। योनो कहता है कि ये कितना अजीब है ना, हम दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद ये हमारा प्यार कहाँ गायब हो गया। तो यानकी कहता है कि अगर तुम एक डिवोर्स अटर्नी की तरह सोचो तो प्रॉब्लम बस एक ही है, शादी के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें सब हासिल हो गया और इसीलिए हम फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं और कोशिश छोड़ने से फिर हमारी लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं और लड़ाइयाँ बढ़ने से फिर दूरी आ जाती है और बात डिवोर्स तक पहुँचती है। अल्टीमेटली शादी ही प्यार की दुश्मन होती है। तो योनो कहता है कि क्या ऐसा है। तो यानकी कहता है कि अगर तू सच में किसी से प्यार करता है तो किसी को भी तो शादी के बंधन में ना बांधना। फिर हमें हेन की बुआ बोंचा को दिखाते हैं। चर्च में किसी की शादी हो रही होती है तो वहाँ पर आती है। उसके अंदर आते ही ग्रूम उसको जानू कहने लगता है। तो उसकी ब्राइड उसे कहती है कि आखिर तुम इसे जानू क्यों कह रहे हो। तो बोंचा कहती है कि कैसी हो तुम सिक्योरिटी की। तो वह कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। तो बोंचा कहती है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो और वो भी कोरिया में। और यहाँ पर ग्रूम और कोई नहीं बल्कि बोंचा का हस्बैंड होता है। और वो कहती है कि अच्छा, तुम लोगों को लगा होगा कि मैं अभी तक जेल में हूँ और इसी वजह से तुम कोरिया वापस आ गए, तुम्हारी फूटी किस्मत। हाय, लेकिन मैं तो जेल से बाहर आ गई हूँ। फिर ग्रूम से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी, लेकिन अगर तुम कोरिया से चले जाओगे तो। लेकिन तुम तो अपने रिश्तेदारों को बुलाकर यहाँ पर शादी कर रहे हो और वो भी इससे। फिर बोंचा अपने एक्स हस्बैंड को बहुत ज्यादा मारती है। इतने में वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ जाती है। योनो भी वहाँ पर आ जाता है। फिर योनो बोंचा के पास बैठा होता है और कहता है कि बुआ जी, आपके यहाँ पर खून लगा है। तो वो कहती है कि ये मेरा नहीं है और फिर योनो से रुमाल लेते हुए अपने चेहरे से खून को साफ करने लगती है। फिर योनो कहता है कि बुआ जी, आप अभी प्रोबेशन में हैं और इस बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और इन सब की वजह से आपकी सजा भी बढ़ सकती है। तो बुआ जी कहती है कि क्या सजा, मैंने तो अभी जो करना है मैंने वो शुरू भी नहीं किया। तो योनो कहता है कि अगर इस बार आप जेल में गई तो बाहर आती आती आप 60 साल की हो जाएंगी। तो बताएं क्या ये बात आपको मंजूर है। और देखिए, मैंने उनके वकील के साथ एक सेटलमेंट की है। तो बुआ जी पूछती है कि तुमने उनको कितने पैसे दिए हैं। तो योनो कहता है कि आप सच में जाना चाहती है। तो बोंचा कहती है कि नहीं, रहने दो, मेरे ख्याल से अब मेरी वजह से उनके घर के पीछे एक पूल होगा। फिर योनो उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्या आप उनको माफ नहीं कर सकती। फिर बोंचा योनो से पूछती है क्या तुम सिगरेट पियोगे। तो योनो कहता है कि नहीं, मैंने छोड़ दी। तो बोंचा कहती है कि लेकिन मैंने नहीं छोड़ी, जब से मेरे पतियों ने मुझे धोखा दिया है मैंने धुएं में ही अपनी खुशियां ढूंढी है। फिर योनो उनकी सिगरेट को पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर स्मोक करना अलाउ नहीं है, तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो बोंचा कहती है कि कहाँ कहाँ चलते हैं। तो योनो बस बोंचा को देखने लगता है। तो वो कहती है कि जब मैं जेल में थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं कब बाहर जाऊंगी और अब बाहर आके लगता है कि कोई जगह ही नहीं है कहीं जाने को। फिर योनो कहता है कि आपको घर जाना चाहिए, दादाजी आपके इंतजार में होंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि चेयरमैन होम बोंचा के पास आते हैं और कहते हैं कि बोंचा, मैंने सुना है कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। बोंचा जो कि अपने चेयर पर कंबल ओढ़े लेटी हुई होती है वो फौरन से उठ जाती है और चेयरमैन होम को घूरने लगती है और कहती है कि आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। अगर आपको फर्क पड़ता तो आप मुझे जेल में ना भिजवाते। तो चेयरमैन होम कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें जेल नहीं भिजवाया, बल्कि तुम तो जेल इसलिए गई क्योंकि तुमने मारपीट की, तुमने एक बेगुनाह पर हाथ उठाया, बस उसी की सजा काटने के लिए तुम्हें जेल में रखा। और मिस मो को गाली देते हुए कहती है कि वो औरत जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई, आपने उसको इस घर की महारानी बनाकर बिठाया हुआ है। तो चेयरमैन वो कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैंने उसको महारानी बनाकर बिठाया हुआ है। अरे बेटा, हम दोनों की तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक। तो बोंचा कहती है कि लेकिन आपने
मुझे एक बुरा इंसान बनाया, मैंने किया ही क्या था, बस बाल ही तो खींचे थे। तो चेयरमैन वो कहते हैं कि बस बाल ही खींचे थे, अरे रीढ़ की हड्डी खिसक गई थी। तो मोंचा चिल्लाती हुई कहती है कि तो अच्छा ही तो हुआ, फिर आप उसे भी तो सड़क पर फेंक आते जैसे आप मुझे फेंक के आए थे। फिर मोंचा दोबारा से अपने चेहरे पर ब्लैंकेट लिए लेट जाती है। तो चेयरमैन हो उसके पास आते हुए कहते हैं कि मोंचा मेरी बात सुनो बेटा, तुम उसे गलत समझ रही हो, उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उसे तो हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं बनना और उसे तो मेरी जायदाद भी नहीं चाहिए। तो मोंचा कहती है कि लगता है कि आप उस चुड़ैल के प्यार में पूरी तरह से अंधे हो गए हैं, उसे आखिर जायदाद नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए, आखिर आप उसको दे ही क्या सकते हैं, आपके पास पैसों के अलावा और बचा ही क्या है, ऊपर से दिन भी तो इतने कम है। तो चेयरमैन हो ये सुनने के बाद उसको घूरते हैं और कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ। उसके बाद चेयरमैन हो को मिस मो के साथ दिखाते हैं। चेयरमैन हो कहते हैं कि पूंजा पता नहीं कब बड़ी होगी, 50 से ऊपर की हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब उसका कुछ हो सकता है। तो मिस मो कहती हैं कि वो जैसी भी है आप उसे रहने दीजिए, खेल में भी आज आपका ध्यान नहीं है, लगता है कि शायद मैं ही आपका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो चेयरमैन हो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो वो मिस मो को हराने लगते हैं, लेकिन बाद में मिस मो उनसे जीतने लग जाती हैं। फिर मिस मो कहती हैं कि आपका महल अब मेरा हुआ, अब राजा के पास भाग के जाने का कोई रास्ता नहीं। तो चेयरमैन हो कहते हैं क्या तुम जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ये सब कुछ इत्तेफाक है। तो मिस मो कहती हैं कि पता नहीं, लेकिन अब आप हार गए हैं तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। चेयरमैन हो कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए। तो मिस मो कहती हैं कि अभी कुछ भी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद आपसे मांग लूंगी। फिर हमें हेन की मोम एंड डैड को दिखाया जाता है। हेन की मोम कहती है कि हनी मैंने अभी एक टूटा हुआ तारा देखा, मेरा मतलब है कि सियोल में से टूटा हुआ तारा देखना बहुत ज्यादा रेयर है ना। तो हेन के डैड कहते हैं कि हाँ, जब हेन होने वाली थी तब भी तुमने अपने ख्वाब में एक टूटा हुआ तारा देखा था। तो हेन की मोम कहती है कि अच्छा तब देखा था। तो हेन के डैड कहते हैं कि हाँ, और तुम उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और तुम्हें लगता था कि अब हमारी एक बेटी होगी। तो वो कहती हैं कि अच्छा, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो हेन के डैड कहते हैं कि हनी ऐसा हेन के साथ तुम ना करो। तो वो कहती हैं कि ऐसा भी मैंने क्या कर दिया। तो हेन के डैड कहते हैं कि आखिरकार उस वाक्य को तुम अपने दोनों के बीच में कब तक दीवार बनाए रखोगी, तुम अब उस वाक्य को भूल जाओ ताकि तुम दोनों एक अच्छी शुरुआत कर सको। तो हेन की मॉम कहती है कि तुमने तभी मुझसे यही कहा था क्योंकि डैडी जी चाहते थे कि ये बात कहीं भी बाहर ना आए, लेकिन मैं आज भी नहीं जानती कि आखिर सुवान की मौत कैसी हुई थी, उसको क्या हुआ था। हेन की मॉम अपने बेटे के बारे में बात कर रही होती है। तो हेन के डैड कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन सुवान अब हमारे साथ नहीं है। हेन की मॉम हेन को उस वाक्य का कसूरवार समझती है, उनको लगता है कि हेन की वजह से वो वाक्य हुआ था और उनकी बेटे की डेथ हुई थी। फिर वो कहती है कि आज भी मेरे दिल में वो ऐसा दर्द है कि जिसे मैं संभाल नहीं पाती और आपके लिए वो सिर्फ एक बीता हुआ कल है, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ आज भी हरा है, मैं उसे अपने जहन से कभी भी निकाल नहीं पाती हूँ। तो मैं हेन को कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। ये सब कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि हेन भी दूर खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है। फिर हमें योनो को दिखाते हैं जो अपने रूम में होता है और टाइम देखते हुए कहता है कि कमाल है, इतना टाइम हो गया है और वो अब तक क्यों नहीं आई, वो आखिर बीमार है भी या नहीं, एनर्जी तो काफी लग रही है उसमें। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर योनो डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो इस बीमारी से बचने के बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन चमत्कार भी होते हैं। तो उनकी बात सुनकर योनो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, लेकिन ऐसे चमत्कार होने के आखिर कितने चांसेस हैं, तो क्या कभी आपके सामने ऐसा कुछ हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन फिर भी चमत्कार हुआ और वो लोग बच गए जबकि इलाज नामुमकिन था। तुम्हें बस भरोसा रखना होगा। तो इतने में योनो अपने लैपटॉप पर सर्च करने बैठ जाता है कि आखिर क्या ऐसा होता है, क्या चमत्कार होते हैं और आज तक कितने ऐसे केसेस हुए हैं। वहाँ पर एक पेशेंट अपना रिव्यू बताते हुए कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं, लेकिन मैं पिछले 30 साल से जिंदा हूँ। तो योनो हैरान होता है और कहता है 30 साल से। फिर योनो वहाँ पर ऐसे बहुत सारी बातों को देखता है और कहता है कि दुनिया में इतने चमत्कार कैसे हो सकते हैं यार। तो अगर उसके पास 3 महीने बचे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मर ही जाए, इसका मतलब है कि फिल्मों में झूठ दिखाते हैं। फिर योनो एक के बारे में पता है कि वो कहता है कि मैं सोया और जब मैं सुबह उठा तो मेरे ब्रेन से ट्यूमर गायब था और डॉक्टर का भी इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो योनो कहता है कि हद है यार, आखिर डॉक्टर के पास जवाब नहीं है तो किसके पास जवाब है। तो इसका मतलब है कि आज के जमाने में भी मेडिकल की कोई औकात नहीं है। फिर हमें हेन को दिखाते हैं जो कि पहले अपने रूम में जाने वाली होती है, लेकिन फिर वहाँ पर नहीं जाती और योनो के रूम में आ जाती है। वो देखती है कि योनो अपने डेस्क पर ही सो रहा होता है। योनो के पास आती है, उसको उठाने लगती है। इतने में उसकी नजर उसके लैपटॉप पे पड़ती है जहाँ पर योनो ने सर्च किया होता है कि क्या आजकल की जिंदगी में मिरेकल्स होते हैं या फिर नहीं। हेन वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर इतने में ही योनो भी उठ जाता है। योनो कहता है कि हेन तुम यहाँ। तो हेन कहती है कि हाँ, और तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, तुम जाओ जाकर अपने बेड पर सो। तो योनो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं सो जाता हूँ और जाओ तुम भी जाकर आराम करो। तो हेन कहती है ओके ठीक है, गुड नाइट। हेन वहाँ से जाने लगती है और फिर रुक जाती है और कहती है
कि योनो, अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो मुझे शक हो रहा था। तो योनो बस कहता है कि तो हेन कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे मरने की खबर सुनकर तुम मन ही मन में खुश हो रहे हो और तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह भी यही है कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारा कोई मकसद है और मुझे तुम पर शक भी हो रहा था। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही उल्टा सीधा सोचती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। तो योनो लैपटॉप की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा चमत्कार होते हैं। फिर वहाँ से योनो के पास आने लगती है तो योनो डर जाता है, अपनी चेयर से उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम दूर से भी तो बात कर सकती हो। तो हेन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे मैं दिखा नहीं रही थी, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर मैं शॉक हुई थी। मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। जो होना है वो होकर ही रहेगा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, अगर मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं तो क्या ट्रीटमेंट करवाने का कोई मतलब है या फिर मैं हार मान लूं? क्या मेरे जाने के बाद किसी को कोई फर्क पड़ेगा? मेरे परिवार वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। हजारों ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में, लेकिन चलो ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि कोई एक इंसान तो है जो ये चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। तो योनो कहता है कि मैं, हाँ और कौन होगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड। हाँ। हेन कहती है कि मैं डर गई थी उस दिन, बहुत थक गई थी मैं, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ है। और योनो को बताती है कि मैंने एक रिसर्च की थी, कोरिया में तो कोई नहीं है, लेकिन बाहर मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। दूसरे मुल्कों पर कई लैब्स इस बीमारी के इलाज के लिए रिसर्च कर रही हैं। अगर उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है कि वो लोग जल्द ही इलाज भी ढूंढ लें। तो अब मैं इस पर और रिसर्च करती हूँ ताकि मामला आगे बढ़ सके। तो योनो शौक होकर कहता है कि सच्ची? हेन कहती है कि तुम्हें खुश हुई? तो योनो कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हेन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, मुझे तुम्हारे लिए जिंदा जो रहना है। फिर हेन स्माइल करते हुए योनो के रूम से बाहर अपने रूम में चली जाती है और योनो को दिखाते हैं जो कि बहुत ही उदासी सा मुंह बनाकर वहाँ पर बैठा होता है। फिर हमें सुशील और दाई को दिखाते हैं जो दोनों अपने बेटे के पास होते हैं। सुशील चुपके से दाई के साथ अपनी पिक्चर बनाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही दाई देखती है तो वो सुशील के पीछे ही छुप जाती है और उससे कहती है तुम ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले हो ना? तो सुशील कहता है कि हनी, तुम्हें आखिर छुपने की क्या जरूरत है? आखिर दुनिया को भी तो पता चले कि मेरी बीवी कितनी प्यारी है। तो दाई कहती है कि अगर तुम इसे पोस्ट करोगे तो इस पे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे और फिर तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा नाम मीडिया में आए। मैं बस उनको परेशान नहीं करना चाहती। तो सुशील कहता है कि क्या बात है तुम्हारी, और ठीक है मैं पोस्ट नहीं करूंगा। फिर दाई अपने भाई के बारे में बात करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये बताने से मना किया है क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो सुशील कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है, वो क्या कह रहा है? तो दाई कहती है कि वो तुमसे 8 मिलियन के नुकसान के लिए माफी मांगना चाहता है। तो सुशील कहता है कि अरे कोई बात नहीं। तो दाई कहती है कि वो शायद तुम्हें इस वजह से किसी से मिलवाना भी चाहता है। सुशील पूछता है कि वो किससे मिलवाना चाहता है? तो दाई कहती है कि प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्टर से। ये वही इंसान है जिसने योंगसन जिनकी ऑर्गेनिक कॉफी डील को पक्की कराने में मदद की थी। तो सुशील कहता है क्या सच में? तो दाई कहती है कि उनका नाम डेविड है, वो कोरियन अमेरिकन है और वो हाल ही में कोरिया आए हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो ट्रिलियंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं और उनमें हेन भी होती है। फिर यहाँ पर दाई वॉइस ओवर करके हमें बताती है कि वो स्टोर जो कि हेन ओपन करना चाहती है वो कोरिया में पहला स्टोर होगा और वो स्टोर जिसकी वजह से ओपन हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है। पार्टी में हेन डेविड को देखती है तो उसकी तरफ जाने लगती है, इतने में उसके सामने हैना आ जाती है और उसे कहती है कि हाय। तो हेन भी उसको हाय कहती है। तो हैना कहती है कि तुमने जो फूड रेस्टोरेंट खोला है उसकी ओपनिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है, आजकल मुझे भूख लगने पे मैं वहीं जाती हूँ। तो हेन कहती है कि हाँ मैंने भी सुना है कि तुम वहाँ बहुत आती जाती रहती हो। हैना कहती है कि हमारे रॉयल को अभी तुम्हारे लेवल तक पहुँचने में काफी वक्त लगेगा। फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के बिजनेस की तारीफ तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ चढ़ाने के लिए और एक दूसरे की तारीफ भी तंज में करती हैं। जहाँ पर हेन हैना के बिजनेस की तारीफ करती है लेकिन तंज करते हुए, और हैना हेन के बिजनेस की तारीफ करती है वो भी तंज करते हुए। लास्ट पर हैना कहती है कि तुम्हें मैं एक एडवाइस दूं? तो हेन कहती है कि हाँ दिल कर रहा है तो दे दो। तो हैना उसको बताती है कि डेविड के साथ बिजनेस वही कर सकता है जो कि अपने करीबी रिश्तेदारों को अहमियत देता हो, जो उनके साथ अच्छे से रहता हो। तो हेन कहती है कि अच्छा। तो हैना कहती है कि जरा नजर घुमा कर तो देखो, यहाँ पर हर कोई अपने पार्टनर के साथ आया है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि अकेली आई हुई है। तो हेन सबको यहाँ वहाँ पर देखने लगती है। तो हैना कहती है कि वैसे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, हर कोई जानता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और फिर भी तुम यहाँ पर अकेली आ गई। फिर वो हेन को चिढ़ाते हुए यहाँ से चली जाती है कि यहाँ पर सिर्फ और तुम ही अकेली हो और कोई अकेला नहीं है। ओ बेचारी। हेन वॉशरूम में जाती है और जाकर योनो को कॉल करती है। कॉल उठाते ही योनो से पूछती है कि तुम कहाँ हो? तो योनो कहता है कि मैं कोर्ट में हूँ और ट्रायल चल रहा है। ये कहते ही योनो कॉल बंद कर देता है। फिर जब हेन वॉशरूम से बाहर आती है तो वहाँ पर उसको हैना मिल जाती है। हैना कहती है कि उसने क्या कहा, क्या वो आ रहा है? तो हेन कहती है कि क्या हुआ? तो हैना कहती है कि इतनी जल्दी में तुम वॉशरूम अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए आई थी ना, तो बताओ क्या वो आ रहा है? तो हेन कहती है कि वो कोर्ट में है। तो हैना कहती है
क्या कर सकते हैं हम। तो हेन कहती है कि क्या, तो हैना कहती है कि अरे बेचारा कोर्ट में है ना, तो ट्रायल चल रहा होगा। वैसे सुनने में ये कोई बहाना लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हेन कहती है कि ये कोई बहाना नहीं है, वो सच में आज केस का ट्रायल है। तो हैना कहती है कि गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो मजाक कर रही थी, और अफवाहों को मत सुना करो, मैं तो अफवाहों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तो हेन कहती है कि कैसी अफवाह। तो हैना कहती है कि यही कि तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है और तुम दोनों का रिश्ता बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और उसने तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। वैसे मैं ये सब कुछ बोलना नहीं चाहती थी। तो हेन कहती है कि तुमने सब कुछ बोल तो दिया। तो हैना कहती है कि और भी बहुत कुछ है डार्लिंग जो मैंने नहीं कहा। तुम्हें किसी अपने जैसे से शादी करनी चाहिए। जब हम अपने जैसे से शादी करते हैं ना, तो लोग हमारी पीठ पीछे ऐसे बातें नहीं करते। और मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, अपने पार्टनर के दिखाए गए रास्ते पर ही हमें चलना चाहिए, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाती है डियर। 4 साल शादी में बिना लड़ाई के रहने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि वो कैसे कपल होते होंगे जिनकी आपस में बनती नहीं है। तुम जरा सोचो, मैंने आज तक अपने पति पर गुस्सा क्यों नहीं किया होगा। तो हेन कहती है कि ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो हैना कहती है कि तुम्हारे पति की तुम्हारे साथ नहीं बनती, तो उसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो। तो हेन इसके बाद बाहर आने लगती है। तो हैना उसके पीछे आती है और कहती है कि जब मौका था तब तुम्हें यून से सुलह कर लेनी चाहिए थी। तो हेन कहती है कि तुम्हें ये सब बातें अब क्यों याद आ रही हैं। तो हैना कहती है तुम सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती हो ना। यून चेयरमैन डेविड का बहुत ज्यादा खास है, यूं समझ लो कि डेविड तक पहुंचने की यून चाबी है। तो हेन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या। तो हैना कहती है कि हाँ, यून अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, वो हमारे कॉलेज वाला यून तो अभी बिल्कुल भी नहीं रहा। सुना है कि वो एक शेख का पैसा भी संभालता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही थोड़ी ना उसको एयरपोर्ट पिक करने के लिए गई थी। फिर हैना ऊंची आवाज से यून को आवाज देती है, तो यून उनके पास आने लगता है। फिर यून और हेन एक साथ बैठते हैं। तो यून कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तो हेन कहती है कि तुम कोरिया आए थे तो एक बार मुझे कॉल ही कर लेते। तो यून कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि तुमने पिछली बार मुझे क्या कहा था कि दोबारा मुझे कॉल मत करना। तो हेन कहती है कि अच्छा, मुझे नहीं लगता, शायद मैंने ये कहा होगा कि तुम कॉल करते रहना, है ना, मैंने यही कहा था ना। तो यून बस हेन को देखने लगता है। तो हेन कहती है कि ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना क्योंकि तुम अपनी हदें पार करने लगे थे। तो यून कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन शायद अब तुम मुझे कुछ और कहना चाहती हो। तो हेन कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। मेरी और हैना के बीच में हरकीना ब्रांड को अपने स्टोर में लाने के लिए मुकाबला चल रहा है, और मुझे लगता है कि तुम चेयरमैन डेविड को काफी करीब से जानते हो, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तो यून कहता है कि अच्छा, पर क्यों। तो हेन कहती है कि अगर सच कहूँ तो मुझे याद नहीं कि उस दिन हमारे बीच में क्या हुआ था, तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। तो यून इस बात पर सिर्फ स्माइल करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड सब बिजनेसमैन से एक एक करके मिलके आ रहा होता है, और हेन सबसे लास्ट पर खड़ी होती है। हेन यूनो को मैसेज करती है कि आखिर और कितना टाइम लगेगा और तुम कब तक यहाँ पर आओगे। यूनो कोई भी जवाब नहीं देता और हेन की नजरें सिर्फ और सिर्फ एंट्री स्टोर पर होती हैं। हैना वहाँ पर आती है जो हेन को देखकर हंस रही होती है। इतने में ही एक बिजनेस कपल वहाँ पर आता है और हेन को धक्का लगने की वजह से वो आगे को गिरने लगती है। इतने में वहाँ पर यूनो आ जाता है और वो हेन को पकड़ लेता है। हेन यूनो को सिर्फ देख रही होती है। फिर यूनो से पूछती है कि ट्रायल का क्या हुआ। यूनो कहता है कि मैं जीत गया और जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ पर आ गया। फिर इतने में वहाँ पर डेविड भी आ जाता है और हेन खुद को और अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर यहाँ पर डेविड यूनो की भी तारीफ करता है और उन दोनों के कपल की भी, कि वो दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं और शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर इसके बाद हेन हैना के पास जाती है और कहती है कि तुमने कहा था कि अपने पार्टनर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना ही इसका नाम ही शादी है। मैंने तुम्हारे पति को देखा तब जाकर मुझे ये बात समझ आई। तो हैना कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो हेन कहती है कि यही कि तुम्हारे लिए शादी का मतलब हस्बैंड का वाइफ के इशारों पर नाचना है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को गुलाम नहीं समझती। और हेन वहाँ से चली जाती है। इतने में ही हैना का हस्बैंड आकर कहता है कि हनी तुम ये खाकर देखो, मैंने इससे ज्यादा टेस्टी यहाँ पर कुछ नहीं खाया। तो हैना उससे कहती है कि तुम यहाँ खाने आए हो क्या, और मुझसे तो तुम दूर ही रहना, और इस वक्त तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, तो तुम जाओ यहाँ से। वो जाते हैं, वो उसको फिंगर हार्ट देता है। तो हैना कहती है कि बाहर में जाए तुम्हारा हार्ट। फिर इसके बाद हमें योनो को दिखाते हैं जिसके पास यून आता है ड्रिंक लेकर और कहता है कि हेन के बारे में सोचकर बुरा लगता है और आज उसके हस्बैंड को देखकर और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो योनो कहता है कि सॉरी। तो यून कहता है कि मेरी और हेन के पास में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तो योनो कहता है कि हाँ, मेरी हेन के पास की रिलेशनशिप्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो यून कहता है कि एक्चुअली वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो योनो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यून योनो के ये जवाब सुनकर हैरान था। तो योनो से कहता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो योनो कहता है कि क्या। तो यून कहता है कि अगर तुम्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो इसकी दो में से एक वजह हो सकती है, या तो तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ओह, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो योनो बस यून को देख रहा होता है। तो यून कहता है कैमरे में मजाक कर रहा था। फिर इतने में यून को एक बिजनेसमैन बुलाता है तो यून वहाँ पर चला जाता है। योनो उसके जाने के बाद कहता है कि साला कमीना, लेकिन ये इसको कैसे पता, कुछ समझ नहीं आया। फिर हमें योनो को वॉशरूम में दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा था कि वो हेन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। अगर वो उसको पसंद करता था तो उसके पीछे पड़े रहता, उसकी जान ना छोड़ता और उससे शादी कर लेता, कम से कम मेरी जान तो बची रहती ना यार।
सच कहूँ तो मैं उसको बहुत पसंद करता था, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहा है तू? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर लंबी लंबी सांसें लेता है और कहता है कि अब की बार कुछ बोला ना तो मुंह पे ही मारूंगा। फिर जब योनो वॉशरूम से बाहर जाता है तो उसको बाहर हेन और यून एक साथ बातें करते हुए दिखती है। हेन यून के साथ बातें भी कर रही होती है और हंस भी रही होती है। फिर इतने में ही योनो के पास हैना का हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि अरे वाह, हम दोबारा मिल गए। और योनो से कहता है कि आज तो यहाँ पर बहुत तरह के लोग आए हैं, लेकिन योनो का ध्यान उस पर कम और हेन पर ज्यादा होता है। तो योनो कहता है कि हाँ सही कहा। तो वो योनो को बताता है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी इस यून से मिलना चाहते हैं और खुद को इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो योनो कहता है कि ऐसा क्यों है और ये क्या करता है। फिर हमें हेन की मोम दाई और ग्रेस को एक साथ दिखाते हैं। ग्रेस बताती है कि डेविड एक बहुत बड़ा आदमी है और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो दाई कहती है कि इसी वजह से सोशल भी इनसे मिलना चाहता है, लेकिन कोई मौका नहीं बन पा रहा। ग्रेस कहती है कि इसी वजह से यून भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो हेन की मोम कहती है और तुमने मुझे कहा है कि हेन के साथ यून कॉलेज में पढ़ता था। ग्रेस कहती है कि जी हाँ ऐसा ही है और मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ, हर बार ऐसा ही होता है। तो हेन की मोम कहती है कि किस बात की माफी। तो ग्रेस कहती है कि हेन की शादी के लिए मुझे किसी ऐसे ही इंसान से आपको मिलवाना चाहिए था। तो हेन की मोम कहती है कि कोई बात नहीं, उसने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद की है। तो ग्रेस कहती है कि लेकिन फिर भी मैं उनके लिए एक दफा कोशिश तो कर सकती थी ना। इतने में हेन आ जाती है और कहती है कि कैसी कोशिश, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मेरे लिए बेहतरीन मर्द ना ढूंढने के लिए और शुक्रिया मुझे अपनी उस लाजवाब सी मैरिज लिस्ट से बाहर निकालने के लिए। तो प्लीज आप इतना बुरा महसूस मत कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। हेन अपनी मोम से कहती है कि किस लिए मिलना था आपको मुझे। तो हेन की मोम कहती है कि तुमने सब कुछ चुपके से सुन ही तो लिया है, उस यून को हमारे हंट हाउस में इनवाइट करो। तो हेन कहती है कि हाँ वो मेरे बुलाने से वहाँ पर आ तो जाएगा, पर क्यों बुलाऊं, कोई वजह भी तो नहीं है। ये कहकर हेन वहाँ से जाने लगती है। तो इतने में हेन की मोम कहती है कि मैं वो केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तो हेन जब पीछे मुड़कर अपनी मोम को देखती है तो इस सीन पर हेन पर बहुत ही डैशिंग सा सॉन्ग लगाया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सभी हेलीकॉप्टर पर बैठ के अपने हंट हाउस में जा रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर में हेन होती है, वहाँ पर हेन सेंटर में बैठी होती है और एक तरफ यून और एक तरफ योनो होते हैं। योनो बाहर कुछ देखता है और हेन को दिखाने के लिए उसे आवाज देता है, लेकिन जैसे ही वो हेन की तरफ देखता है तो यून उसके कान में कुछ कह रहा होता है और हेन उसकी बात पर हंस रही होती है। ये देखकर योनो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो सभी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और हंट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। योनो यून को उसकी फैमिली के साथ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर उन सबको गन्स और जंगल का मैप दिया जाता है। फिर यहाँ पर उन सबको हंटिंग करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिसमें एक ये भी होती है कि अगर आप गलती से किसी दूसरे के इलाके पर गए तो वो आपको शिकार समझकर गोली भी मार सकता है। तो सुचिल यहाँ वहाँ देख रहा होता है। इतने में वो अपनी बुआ को देखता है जो कि गन पकड़े खड़ी हुई होती है। तो सुचिल अपनी मोम से कहता है कि क्या बुआ को गन देना ठीक रहेगा। तो सुचिल की मोम कहती है कि क्या करूँ, मैं उसको गन देने से नहीं रोक सकती। तो सुचिल कहता है कि अगर उन्होंने किसी को मार डाला तो। फिर वो जगह दिखाते हैं जिसने अपनी गन से मिस मो को टारगेट किया होता है। तो सुचिल कहता है कि देखो जरा उनकी आंखों पर कैसे खून सवार है। सुचिल की मोम कहती है कि मोंचा को जेल में नहीं बल्कि किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। फिर वो सभी शिकार करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें चेयरमैन हू को दिखाते हैं जो कि बहुत सारे चलते हुए वृद्धों में से एक को शिकार करता है। गोली चलाता है लेकिन गोली शायद नहीं लगती। तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मेरा शॉट लगा, मैंने चश्मा पहना हुआ है तो मुझे दिखा नहीं है। तो इनके डैड कहते हैं कि जी हाँ पापा लगा, मैंने खुद देखा। सुचिल कहता है कि दादाजी आपने उन उड़ते हुए वृद्धों में से सबसे बड़े को शिकार किया है और वो सब इस बात पर हंस रहे होते हैं। इतने में योनो बहुत ही मासूमियत से पूछता है कि क्या शॉट लगा, मुझे नीचे गिरता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में सुचिल कहता है कि जी आप कोई अमेरिकन नेटिव है या फिर मंगोलियन हंटर जो आपको इतनी दूर से भी गिरता हुआ दिखाई देगा। तो इनके डैड कहते हैं कि मुझे लगता है कि वहाँ पर वो पेड़ों के पास गिरा है, मैं बच्चों को भेजकर पता लगाता हूँ। फिर सुचिल कहता है कि क्या लगता है दादाजी जीजा जी इस साल भी खाली हाथ ही वापस जाएंगे ना। तो चेयरमैन हो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है कि जितने साल भी यहाँ पर आया है इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर सभी इस बात पर हंसने लगते हैं। तो सुचिल कहता है कि हम यहाँ पर इतने साल से आ रहे हैं, अब तक तो आपको सीख जाना चाहिए था, कहीं गन से आपको डर वर तो नहीं लगता, अगर आप चाहो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो योनो कहता है कि जरूरत नहीं है, पहले तुम खुद तो से इसे सीख लो। तो सुचिल कहता है कि मुझे आता है इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको सिखाता हूँ। और फिर यून से पूछता है कि मिस्टर यून क्या आपको शिकार करना आता है। तो यून कहता है कि हाँ आता तो है, लेकिन शायद मैं आप लोगों की तरह माहिर नहीं होगा। तो दादाजी कहते हैं कि अब तो मजा आने वाला है, तो चलो देखते हैं कि इस साल के डम्पलिंग सूप के लिए सबसे ज्यादा जंगली चिड़िया कौन पकड़ता है। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। फिर वो लोग शिकार करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें हेन और योनो को एक साथ दिखाते हैं। हेन कहती है कि इस साल कुछ पकड़ने की कोशिश करना, दादाजी हर साल इतने ज्यादा पैसे खर्च करके हमें यहाँ पर यूं ही तो नहीं लाते। तो योनो कहता है कि सच बताऊं कि वो किस लिए लाते हैं, बस इसलिए कि हम लोग साइड पे खड़े होकर तालियां बजाए और कहे कि वाह क्या शॉट लगाया है आपने। फिर हेन शिकार करने के लिए आगे निकल पड़ती है। फिर हमें ग्रेस को दिखाते हैं जो किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, उसको कुछ बता रही होती है कि हाँ सब कुछ हो गया है।
फिर हमें एक रिस्ट्रिक्शन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी ने नट काट दी होती है और हेन भी वहीं पर मौजूद होती है। फिर योनो को दिखाते हैं जो कि हेन को ढूंढ रहा होता है और उसको कॉल कर रहा होता है और कहता है कि अरे कहाँ चली गई अब ये। फिर एक जगह योनो को हलचल दिखती है तो योनो अपनी गन को उस तरफ पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि यून होता है। तो योनो उसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा एरिया है। तो यून कहता है कि अच्छा क्या ऐसा है क्या, ये मेरा एरिया नहीं है, वो क्या है ना मैं पहले दफा आया हूँ ना। तो योनो कहता है क्या तुम जानते नहीं हो कि दूसरों के शिकार करने के एरिया में घुसने का मतलब मौत भी हो सकता है। तो यून कहता है कि जानता तो मैं और भी बहुत कुछ नहीं हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सिखा दोगे। इतने में यून वहाँ पर हिरण को देखता है तो उसका शिकार करने वाला होता है, लेकिन योनो अपनी गन को चलाकर उसको भगा देता है। तो यून योनो को घूरने लगता है। तो योनो कहता है कि हम दूसरे के एरिया में शिकार नहीं कर सकते हो, तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें सिखा दूं, बस इसलिए तुम्हें बताया। फिर हमें हेन को दिखाते हैं जो एक डम्पलिंग की तरफ अपनी गन से निशाना बनाए खड़ी होती है, लेकिन उससे गोली नहीं चल रही होती। तो हेन खुद को समझाती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक डम्पलिंग ही है, ये सिर्फ सूप है। और हेन खुद को समझाते समझाते ही वो डम्पलिंग वहाँ से उठ जाता है। फिर हेन वहाँ नीचे बैठती है और अपने बालों को बंद करती है, लेकिन हेन को फिर से अपनी हर तरफ धुआं आता हुआ दिखाई देता है। ये देख कर हेन हल्के हल्के से चलने लगती है और बहुत ही डर भी जाती है। हेन खुद से कहती है कि तुम डरो मत, ये सिर्फ एक भ्रम है, तुम होश को संभालो, तुम खुद को संभालो। इतने में ही हेन को एक जानवर की आवाज आती है जो कि सुअर की होती है। हेन सुअर को देखती है और डर जाती है। सुअर हेन को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। सुअर को देखते हुए हेन को अपनी जिंदगी की तमाम मेमोरीज याद आने लगती हैं। हेन डर की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन इतने में उसके आगे योनो आता है और सुअर को गोली मार देता है। हेन योनो को देखती है तो दोबारा से होश में आ जाती है और सारा धुआं भी गायब हो जाता है। योनो हेन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर हमें उनकी शादी से पहले का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर योनो की फ्रेंड योनो से कह रही होती है कि तुमने तो एक सिटी हॉल की ऑफिसर और एक टीचर को भी मना कर दिया है, तो फिर तुम्हें अचानक से एक ना जॉब करने वाली लड़की क्यों चाहिए, तुमने तो कहा है ना कि उसको जॉब से निकालने वाले हैं, अगर वो जॉब नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा। तो योनो का भाई कहता है कि देखो मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन तुम मुझे बताओ अगर तुम अकेले ही काम करोगे तो तुम सियोल में अपना घर कैसे लोगे। योनो के डैड कहते हैं कि तुमने सोल यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी बहू कोई अमीर ही होनी चाहिए, लेकिन वो कम से कम हमसे ज्यादा गरीब नहीं होनी चाहिए। योनो कहता है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मुझे उसकी बहुत फिक्र होने लगी है, जैसे कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कहीं से फटे हुए तो नहीं, कभी लगता है कि वो आज फिर से किसी से लड़ाई करने तो नहीं चली गई है, कभी लगता है कि कोई उसके बारे में कोई बुरी बात तो नहीं कर रहा। जब मैं कुछ अच्छा गा रहा होता हूँ तो मेरा दिल करता है कि ये चीज मैं उसे भी खिलाऊं, और अब तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसके बगैर तो मैं मर ही जाऊंगा। तो योनो की मॉम कहती है कि हाँ ठीक है फिर कर ले उससे शादी। तो सभी योनो की मॉम को देखने लगते हैं। तो योनो की मॉम कहती है कि हाँ इसको लगता है कि उसके बगैर मर जाएगा, तो मरने से तो बेहतर ही है शादी कर ले। तो योनो के डैड कहते हैं कि हाँ मरने से तो बेहतर ही है कि शादी ही कर ले। तो योनो कहता है कि हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं उससे शादी करूंगा और जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा, और हंसने लगता है। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।